नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूर्व पश्चिम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जौनपुर की, जहां पर जौनपुर पुलिस का तांडव देखने को मिला। पुलिस ने यहां पर लड़कियों और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला निबड़िया थाना क्षेत्र के सीतम सराय पुलिस चौकी क्षेत्र का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, चीख पुकार मची हुई है और पुलिस घर में घुस घुस कर पीट रही है महिलाओं और लड़कियों को। पुलिस पूरे मामले पर अब कुछ बयानबाजी कर रही है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, बयान कुछ भी दिए जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस को आखिर इस तरीके की गुंडागर्दी का किसने दिया। आप देखिए, महिलाओं को पीटा जा रहा है, लड़कियों को पीटा जा रहा है, और इतना ही नहीं, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी आए हैं। देखिए किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पिटाई हो रही है। तो ये जौनपुर की वो पुलिस है जो गुंडागर्दी करती है। इनसे गुंडे संभले न संभले, इनसे बदमाश संभले न संभले, इनसे अपराधी संभले न संभले, लेकिन आम जनता के लिए काफी है। और वही तस्वीर जौनपुर से आ रही है। अब सवाल ये है कि इस थाने पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और सवाल ये भी है कि अगर कार्रवाई होती है तो क्या ऐसे लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे। असल में पुलिस वाले नहीं हैं, ये दरिंदे हैं, ये गुंडे हैं, ये आपराधिक तत्व हैं। साठ 20 को लॉकडाउन की बंदी थी, साथ में मुहर्रम भी था और इनके द्वारा शोर के मांस की बिक्री की जा रही थी। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो बाकी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दिया, लेकिन गुड्डू सोनकर सनाब राजा सोनकर इनके परिवार की महिलाओं और बच्चों के द्वारा पुलिस पर हमलावर होते हुए लाठी डंडे, कील और चाकू तथा ईंट पत्थर से प्रहार किया गया, जिसमें कि चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लाल बहादुर यादव, कांस्टेबल उमेश यादव, होमगार्ड रामशंकर और दयाराम, इनकी चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको वहां से हटाया गया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। तो यकीन करिए कि जौनपुर में जादू हो रहा है। मारती पुलिस है और चोट भी पुलिस को ही लग जाती है। पीलीभीत की बात करते हैं, जहां पर चेकिंग के नाम पर पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी का है। यहां पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज युवक को लात से मारकर भगाते दिख रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, तो ये भी एक तस्वीर है। और सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन का बहाना है भी, तो क्या लात से मारेंगे, क्या लाठी से मारेंगे। दरअसल पुलिस यहां पर साप्ताहिक बंदी के चलते चेकिंग कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के साथ इस तरह का मानवीय तरीका अपनाया। पुलिस ने इस दौरान अस्पताल में इलाज कराने जा रहे टेम्पो सवार मरीज को भी उल्टे पैर दौड़ने को मजबूर कर दिया। अब ये देखिए, जौनपुर की तस्वीर देख ली, अब पीलीभीत की तस्वीर भी देख लीजिए। और अगली खबर कौशाम्बी से, जहां पर रास्ते के विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मंझनपुर कोतवाली के रामपुर मडूगी का है। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। तो कौशाम्बी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक रास्ते को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मंझनपुर कोतवाली के रामपुर मडूगी का ये पूरा मामला। और बात हो रही है कि जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी आ गई। बताया जा रहा है कि शहर का गोविंद हॉस्पिटल मानक के विपरीत अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था और पहले भी मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र के टाडा इलाके में ट्रक पलट गया और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल निर्माणाधीन सीवर लाइन धंसने से रोड़ी से भरा ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में सीवर लाइन धंसने से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। ट्रक के अगल बगल से होकर कई वाहन गुजर रहे, जो थे वहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि काफी देर तक ये ट्रक ऐसे ही पलटा रहा। और सीएम योगी ने आज गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी से साफ साफ उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान सीएम ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को जमकर फटकार लगाई।
पूरी बैठक के दौरान विधायक बचाव की मुद्रा में दिखे। आपको बता दें कि सारा विवाद पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को लेकर हुआ, जहां सांसद रवि किशन, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर, सहजनवा से विधायक शीतल पांडे ने इंजीनियर को मेहनती, ईमानदार और काबिल बताया था। वहीं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और विधायक विमलेश पासवान ने इंजीनियर को हटाने को लेकर डिप्टी सीएम को पत्र लिख दिया था। बाढ़ की समस्याओं को पूछा, फिर हमने गडकरी साहब से जो सड़कों की मांग की थी उसके लिए उन्होंने पूछा कहाँ से मांग की, वो सारी चीज़ें पूछी। तो ओवरऑल फिर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहिए आप लोग और 10 दिन में जो गोरखपुर की छवि है उसको ज़रा आप लोग संभालिए, ठीक करिए, आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ। एक जो मामला चल रहा था विधायक जी का, उसको लेकर कोई इस तरह की उन्होंने डिटेल में बात नहीं की, उस पर हम लोगों ने भी चर्चा नहीं की क्योंकि मीटिंग बहुत सारी चीज़ों को लेकर थी, तो वो टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ा। बहुत अच्छा रहा, बहुत लोकतंत्र के लिए सुखकर रहा। पूरे धैर्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को निजी रूप से सुना और हर विधायक से अलग अलग उनकी समस्याएं सुनी। हमारा गोरखपुर है, यहाँ बाढ़ नहीं होती है, उन्होंने जल जमाव की समस्या सुनी, उन्होंने बिजली की समस्या सुनी, उन्होंने नालों की समस्या सुनी और धैर्य से सुना, पूरा समय दिया और हम सबको आश्वस्त किया कि हम योजना बनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम गोरखपुर की जल निकासी को प्राथमिकता देंगे। उनका कि नहीं, हमने लेजर सर्वे कराया है और हम प्रयास करेंगे कि जल निकासी का समय। रेव पार्टी करने पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यहां पर 7 विदेशी पुरुष और 4 विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से देशी और विदेशी ब्रांड शराब की 300 बोतलें जब्त हुई हैं। कोरोना काल और ऊपर से रेव पार्टी, यानी डबल क्राइम। रात के अंधेरे में इस डबल क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था और इस क्राइम में शामिल थे 11 लोग, जिनमें 7 पुरुष और 4 युवतियां थी और जगह थी ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर थाना क्षेत्र। जी हां, देर रात आयोजित की गई रेव पार्टी पर धावा बोलकर जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो दिन के उजाले में सबके चेहरे साफ नजर आने लगे। पकड़े गए सभी के सभी विदेशी थे। पुलिस ने इन्हें थाने में एक लाइन में खड़ा कराया और पूछताछ की। थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पैरामाउंट गोल्फ जो सोसाइटी है उसके पास UPSID का एक प्लॉट है, वहाँ पर कुछ रेव पार्टी चल रही है और इस पर तत्काल जो है वो थाने की फोर्स पहुँची। इसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो अफ्रीकी मूल के हैं। इसमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और मौके से जो है भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, क्योंकि धारा 144 जनपद में लगी हुई है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो किसी भी तरह की गैदरिंग जो है वो अनलॉफुल है। उसी क्रम में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इनके पास से 300 बोतल देशी और विदेशी ब्रांड की बियर और शराब बरामद की है, जिसे सफेद कपड़ों में बांधकर पुलिस ने इस टेबल पर रखकर मीडिया को दिखाया। दरअसल पुलिस को स्थानीय लोगों की तरफ से इस तरह की पार्टी के बारे में सूचना मिली थी। विदेशी लोगों की पार्टी के आयोजन की भनक मिलते ही स्थानीय लोगों में कोरोना काल और लॉकडाउन की गाइडलाइन को लेकर चिंता बढ़ गई और पुलिस को सूचना देने में कोई देरी नहीं की। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस ने जिले में नशे का कारोबार करने वालों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम 2 ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। गांजे की तस्करी करने वाले 6 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। तस्करों से बरामद इस 42 किलो गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्त में आए तस्करों ने बताया कि वो ओडिशा से गांजा तस्करी करके लाते थे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के कारण ये लोग गांजा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराते थे और मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर जैसे इलाकों में सप्लाई हो रही थी। पुलिस का दावा है कि जल्दी इनके आकाओं को भी पकड़ लिया जाएगा। थाना बहादुरगढ़ और SOG 2 इन दोनों ने मिलकर के कल एक अच्छा काम किया है। इन लोगों ने
लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 42 किलो गांजा की बरामदगी हुई है और इनमें से जो लोग अभियुक्त हैं उन सब के खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं और ये सब लोग इसके ट्रेड में संलिप्त हैं। अभी फ़िलहाल पूछताछ से ये पता चला है कि ये सारा माल वगैरह उड़ीसा से लाते हैं और फिलहाल लॉकडाउन कारण ये बहुत दिनों से नहीं ला पा रहे थे, तो इन्होंने लोकली अरेंज किया है ये सारा माल। वहीं रामपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से चोरी की 20 बाइकें बरामद की गई हैं। रामपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग एक ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने इन्हें थाना टांडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अब जरा इनके पास से बरामद इन बाइकों को देखिए। इसे देखकर किसी शोरूम की तस्वीर मत समझिएगा। यहाँ 2 या 4 नहीं बल्कि कुल 20 बाइकें करीने से रखी हुई हैं। इन बाइकों को ऑटो लिफ्टर गैंग के गिरफ्तार लोगों के पास से बरामद किया गया है। बाइकों के अलावा गैंग के सदस्यों के पास से 2 तमंचे, 7 कारतूस और 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। बरामदशुदा जो 20 मोटरसाइकिलें हैं, ये कहाँ से चोरी की गई है, इनके नंबरों के साथ कोई टेम्परिंग की गई है, इनके बारे में कई मुकदमे लिखे हैं, इन सब की जानकारी की जा रही है। पूरी कार्रवाई को थाना टांडा पुलिस और एसओजी की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर इन सबको कोर्ट में पेश करने का प्लान तैयार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खुलासे से साफ हो गया है कि इलाके में गैंग के ये लोग कितनी चालाकी से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। और अब बात सोनभद्र की, जहां पर चौपन थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अभियुक्तों की लगभग 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई। सूबे में बढ़ते अपराधों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर असर जब जिले स्तर पर उनका देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिन 3 अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया गया वो सभी चौपन नगर पंचायत के चेयरमैन इम्तियाज अहमद की हत्या में शामिल थे। इम्तियाज अहमद की 25 अक्टूबर 2018 को गोली मारी गई थी, हत्या की गई थी। तो सोनभद्र में करीब 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की कुर्की की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। चौपन नगर पंचायत के चेयरमैन की जो हत्या हुई थी उस मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। आज उनके द्वारा अपराध करके जो अर्जित करी गई अवैध संपत्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में 14 की कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी रिंकू भारद्वाज है उसका एक मकान जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है उसको कुर्क किया गया है। दूसरे अभियुक्त सूरज पासवान का मकान जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए उसको कुर्क किया गया है। सूरज पासवान की एक टवेरा गाड़ी और एक और मोटरसाइकिल को भी कुर्क किया गया है जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। और तीसरे मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र कश्यप की एक खदान को कुर्क किया गया है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इन तीनों अपराधियों की करीब 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मथुरा में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां के छठीकरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। मालगाड़ी हादसे की ये तस्वीर मथुरा के पास छठीकरा रेलवे स्टेशन की है। मालगाड़ी अपनी स्पीड में जा रही थी, तभी उसके 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे पटरी से उतरने के बाद वो चारों तरफ ट्रैक पर फैल गए। किसी डिब्बे के पहिए तो बाहर निकल आए हैं और दूसरे ट्रैक के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि पहिए और कुछ पार्ट्स दूर छिटक कर गिट्टियों में दबे नजर आ रहे हैं। यानी तस्वीरें बताती हैं कि यह हादसा कितना भयंकर है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और हादसे का जायजा लिया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं, यानी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर बगल वाले ट्रैक से कोई दूसरी गाड़ी जा रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस हादसे के चलते मथुरा रेलवे ट्रैक पर रेल यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। और अब बात सुल्तानपुर की, जहां पर संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर स्थित मालती नदी के ऊपर एक जर्जर पुल पर कभी भी बड़े हादसे की वजह वो बन सकता है। प्रशासन की अनदेखी के चलते स्थानीय लोग इसी जर्जर और खतरनाक पुल पर आने जाने को मजबूर हैं।
सबसे पहले इस बोर्ड को देखिए। इस पर साफ शब्दों में राहगीरों के लिए चेतावनी लिख दी गई कि ये पुल खतरनाक है। जाहिर है आम लोगों पर इसका कितना असर है इसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जर्जर और खतरनाक पुल की ये तस्वीर सुल्तानपुर के संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर विशेश्वरगंज संग्रामपुर धरौरा संपर्क मार्ग की है। मालती नदी पर बना ये पुल पिछले 1.5 साल से इसी हालत में है। एबीपी गंगा ने जब इलाके की जनता की तकलीफ का मुद्दा प्रशासन के सामने रखा तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा कि विभाग के संज्ञान में पूरा मामला है। कोरोना काल के बाद यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 6 मई को शासन को दिया जा चुका है 202 लाख का जो है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है तत्काल कार्य निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा बजटरी उसमें कोरोना को ऐसे है समय लग रहा है, लेकिन स्वीकृति की पाइपलाइन में है और शीघ्र ही स्वीकृति होने को उम्मीद है। इस पुल का निर्माण साल 1983 में तत्कालीन अमेठी के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा करवाया गया था। स्थानीय लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद जब पुल को दुरुस्त नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग द्वारा यहाँ 4 पहिया वाहनों के आगमन पर रोक लगाने का बोर्ड लगा दिया गया, जिसके बाद से आज तक आसपास के गांव के हजारों लोग परेशान हैं, क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ साइकिल और बाइकें ही निकल पाती हैं। बरसात के मौसम में तो खास तौर पर यह पुल और खतरनाक हो जाता है और कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। एबीपी गंगा के लिए सुल्तानपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रशांत शर्मा की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख का चेक प्रदान किया। शहीद जवान प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे जैसे ही उनके गृह जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचा, अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। परिजनों में कोहराम मच गया और वहां शहीद जवान प्रशांत शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। शहीद प्रशांत शर्मा को सुबह 10 बजे काली नदी रोड शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों ने सलामी दी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शहीद के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। भारत माता के लाडले सपूत महान योद्धा श्री प्रशांत शर्मा जी की शहादत पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। यूं तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक राशि और एक सड़क का नाम शहीद प्रशांत शर्मा जी के नाम पर होगा, एक चौराहे का नाम उनके नाम पर होगा और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था। आपको बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में सर्च अभियान पर गए जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें जवानों ने वीरता का परिचय देते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर के प्रशांत शर्मा शहीद हो गए थे। शहीद प्रशांत शर्मा मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ निवासी रिटायर्ड सेना नायक शीश पाल शर्मा के बेटे थे और साल 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट। और खबर मेट्रो की। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 7 सितंबर से एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। जाहिर है एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन शुरू होने से ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली के आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
लेकिन गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो में सफ़र करने के लिए यात्रियों को फिलहाल कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिसमें मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी होगा। प्रत्येक स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम होगा। सफ़र करने के दौरान अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई अन्य लक्षण नहीं होने चाहिए, ऐसा होने पर यात्रा से रोक दिया जाएगा। प्रत्येक यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से पहले 1921 नंबर पर फ़ोन करना होगा। तो ये अहम बात है, अगर स्मार्टफोन नहीं है आपके पास तो 1921 पर कॉल करना होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बाद ही मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने आज पैदल मार्च किया। वरिष्ठ उप निरीक्षक देशपाल सिंह, एसआई अखिलेश दीक्षित दादरी में पीएसी बल के साथ पैदल मार्च करते हुए शांति व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। दरअसल कोरोना को लेकर इस बार प्रशासन ने कोई भी कार्यक्रम करने पर रोक लगाई है। इसी लिहाज से कहीं कोई अराजक तत्व माहौल न खराब करे, इस पर निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।